जय हिंद। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अंकित ठीक है। आज का क्वेश्चन एमटीएस का सेट 4 है और कुछ नहीं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बात अगर कुछ करना भी है तो क्वेश्चन के साथ करेंगे हम लोग, है कि नहीं। क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट, ऑप्शन से प्रेज ऑ ग्रेट आओ, ठीक है। और बोल सकते हैं, अच्छा प्रेज और रिस्पेक्ट या गस्टो, ठीक है। तो देखिए इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है कि डियर टीचर्स, आगे टीचर्स को दिखाया जा रहा है। यहाँ टीचर्स के बारे में आगे चर्चा की गई है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखें कि इन ऑफ, इसका मतलब होता है द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट ऑफ देयर टीचर। हाँ, इसका मतलब होता है कि किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी के लिए मन में रिस्पेक्ट रखना, इसका मतलब होता है। मतलब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन हमारा और वही हमारा आंसर है, और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। द स्टूडेंट्स आर इन ग्रेट ऑफ देयर टीचर्स, इसका मतलब होता है कि किसी के प्रति बहुत ही मन में रिस्पेक्ट रखना डर के साथ। जैसे मान लीजिए टीचर के लिए रिस्पेक्ट रहता है लेकिन मन में डर भी रहता है कि ज्यादा करेंगे, दिमाग चलाएंगे तो लतिया देगा। क्या करेगा? लतिया देगा। अगला क्वेश्चन, तो ये आप लोग याद रखें हमेशा कि इन ऑफ का मतलब होता है किसी के प्रति मन में रिस्पेक्ट रखना एक डर के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक। द सर्वेंट वाज बीटन, लिखा कि द सर्वेंट वाज बीटन, जो सर्वेंट था, मतलब जो सर्वेंट था, नौकर तो हालांकि बहुत ही ओझल भाषा है, बहुत गंदा भाषा है, नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। आप कुछ और यूज किए, सहयोगी या फिर बहुत सारे वर्ड्स हैं। खैर जब जो लिखा है बताना मुझे। द सर्वेंट वाज बीटन मतलब सर्वेंट का पिटाई हुआ थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक, एक स्टिक से उसके मास्टर ने मारा। तो बाई ए मास्टर होगा, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना, बाई ए मास्टर, ठीक है। थ्रू का सेंस आता है कि कहीं से कुछ चीज गुजर रहा है। थ्रू मतलब गोइंग थ्रू बैड फेज, जैसे ही इज गोइंग थ्रू बैड फेज, मतलब जैसे विराट कोहली इज गोइंग थ्रू बैड फेज, ऐसे करके हो सकता था। कि थ्रू मतलब होता है कि एक किसी चीज से गुजरना, होकर गुजरना, लेकिन यहां पे दिखाना है कि द्वारा मारा गया, तो बाई होगा सबसे बेस्ट। यहां पे बाई है फिट। ऑप्शन में क्या है? थ्रू की जगह पे बाई होगा बस। हाँ, द सर्वेंट वाज बीटन बाय हिज मास्टर विद अ स्टिक। अगला क्वेश्चन देखिए, मेनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ, इसकी जगह पे भरना है वर्कर्स हु डोंट रीड वार्निंग साइंस। आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ, इज द कॉज ऑफ, इज कॉज्ड बाय। आप आराम से क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। हमें अच्छा लगता है आपको सेट बनवाने में, आपका प्यार बना रहता है, आपका सपोर्ट बना रहता है, बहुत अच्छी बात है। पढ़िए और तुरंत एग्जाम आने वाला है, कॉन्फिडेंट रहिए, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, किस्मत कोई नहीं जानता, खुद पे बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कम पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात, दोनों में अच्छी बात है। अपने किस्मत पे विश्वास रखिए, भगवान में विश्वास रखिए और पढ़ाई करिए। मेनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ, देखिए लिखा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स फैक्ट्री में जो होते हैं आर कॉज्ड ऑफ, वो हो जाते हैं वर्कर्स हु डोंट रीड वार्निंग साइंस, वर्कर्स जो नहीं पढ़ते हैं वार्निंग साइंस, उनके उसके चलते हो जाता है, कहना चाहता है ये। तो देखिए यहां पे एक बताना चाहिए कि किस कारण की वजह से, क्यों। तो आर, जो पहला हमारा ऑप्शन है लिखा है आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ, मतलब आर कॉज्ड मतलब वो एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ, तो हमारा आंसर क्या है? आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ। दूसरा ऑप्शन जो है इज द कॉज ऑफ, नहीं हो सकता है। देखिए मेनी एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद इज आने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इज ऐसे ही गलती हो गया। फिर उसके बाद वाला ऑप्शन में भी इज है, जबकि मेनी एक्सीडेंट्स मतलब प्लूरल हो गया, इसलिए हमारा क्या होगा? आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ। ये सिंगल आंसर है, सिंगल ऑप्शन हमारा सही होगा। बस हो गया, एलिमिनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ द आइसक्रीम डेट्स बैक टू होता है, ठीक है। डेट बैक टू, किसी अगर आप किसी पीछे की कोई सदी या पीछे का कोई ईयर या कुछ दिखाना चाहते हैं कि इस साल में ये हुआ था, तो डेट्स बैक टू होता है। हमेशा आप इस बात को याद रखें, ठीक है। एक आध बार भी अगर उनका नजारा हो जाता तो मेरा कुछ महीनों तक हर्षोल्लास, खुशी से गुजारा हो जाता, है ना। यही है, यही शायरी है। अच्छा लगा आपको? क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, वही क्वेश्चन यही है, डेट्स बैक टू होगा, इसी का आंसर है कि द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम, जो आइसक्रीम का ओरिजिन है, डेट्स बैक टू नियरली हाफ अ सेंचुरी, करीब करीब हाफ सेंचुरी पहले हुआ था, नियरली हाफ अ सेंचुरी, ठीक है। हाफ अ सेंचुरी पहले हुआ था, ठीक है। तो 2 होगा, द ओरिजिन ऑफ आइसक्रीम डेट्स बैक टू नियरली हाफ अ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन क्या है? और कोई देखने का ध्यान, देखिए कोई और देखने का जरूरत ही नहीं है, जैसे एट हो गया, फ्रॉम हो गया, इनटू हो गया, वगैरह वगैरह। डेट्स बैक टू, जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए गोइंग के बाद क्या आता है, मैं आपको हमेशा से समझाते रहा हूं, गोइंग के बाद टू आता है ना, कि ही इज गोइंग टू स्कूल,
ही इज गोइंग टू स्कूल। तो उस केस में आप सिंपल सी बात है कि वैसे ही आप याद रखें कि डेट्स बैक टू होता है। इतना क्या दिमाग चलाना, डेट्स बैक ये वगैरह वगैरह कुछ ऐसा ना सोचें आप कि आखिर क्यों हुआ। अरे गोइंग के बाद टू आता है तो कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, वो होता ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। क्वेश्चन है कि इडम है, इसका मतलब बताना है। देखिए बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, इसका कहने का मतलब है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आराम से मुझे एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से क्वेश्चन डालूंगा और उधर से आंसर निकलेगा। याद आया मुझे, एक महानुभाव के बात से याद आ गया अचानक से, कैसे याद आया मुझे नहीं पता, लेकिन याद आ गया। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अच्छा हाँ, इसी बात से याद आया, एक ही थाली के चट्टे। पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब यहाँ लड़ाई करेंगे सामने आपके और पीछे में जाके सब गला मिलेंगे, बात करेंगे। उसी से याद आ गया बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसका मतलब होता है पीपल विद सेम सिमिलर कैरेक्टर। इसका मतलब होता है पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है, जो एक ही टाइप के होते हैं, एक ही टाइप के लोग या एक ही विचारधारा के, एक ही सारे कैरेक्टर्स सेम हो, वैसे टाइप के लोग बोला जाता है। कुछ भी हो सकता है। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर हर मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं, वो पढ़े के पड़े रह जाएंगे क्योंकि उनसे आंसर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, याद करना कितना जरूरी है क्वेश्चन, उतना ही जरूरी है शायरी भूलना। शायरी क्या था कि एक आध बार भी अगर उनका नजारा हो जाता तो मेरा कुछ महीनों तक खुशी से गुजारा हो जाता। तो बताइए क्या भूल गए। फॉर हर मनी इज ओनली द, देखिए एक बात इसमें और आपको बताना चाहते हैं, जो लिखा है ना मीन्स टू एन एंड, द मीन्स टू एन एंड लिखा है ना, द मीन्स टू एन एंड, ये एक क्या है कि एक ये फ्रेज टाइप का है, इडम नहीं, एक फ्रेज टाइप का है। ये एक फ्रेज है, मतलब बना बनाया एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि यूज कर लेना, मतलब किसी को यूज करना अपने काम के लिए, अपने उपयोग के लिए। तो उसके लिए फॉर हर कोई दुख भरा कहानी है कि फॉर हर, उसकी कहानी हम लोग बाद में सुन लेंगे, पहले बस वो अपना बयां कर रहा है दुख की। फॉर हर मनी इज ओनली, जो उसके लिए पैसा ही सब कुछ था, वो बस मेरा यूज करके और मुझे उसने छोड़ दिया, मेरा पैसा यूज करके उसने मुझे छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेचारा कह रहा है। मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। तो इतना आप याद रखें, आगे क्वेश्चन आ सकती है इससे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें हमेशा। आप इस एमटीएस में आ सकता है या आगे भी कभी आ सकता है। बहुत अच्छा ये फ्रेज है, वो लोग घुमाएंगे, आप अच्छा से पढ़ लें कि द मीन्स टू एन एंड। कभी कभी ए भी लगा देते हैं शायद, तो ये मीन्स टू एन एंड याद रखें, मीन्स टू एन एंड। ठीक है, ये फ्रेज है, इसको आप याद कर लें, मीन्स टू एन एंड, द मीन्स टू एन एंड। अगला क्वेश्चन है ग्लूमी, इसका एंटोनिम बताना है। बताइए क्या है इसका एंटोनिम। ग्लूमी का मतलब होता है कि अंधेरा टाइप का। हाँ, अंधेरा टाइप का होता है, कुछ अंधेरा टाइप का, या फिर हाँ ऐसा ही होता है ग्लूमी। तो क्लाउडी मतलब हो गया हल्का हल्का कोहरा टाइप का, तो क्लाउडी तो होगा नहीं, ब्राइट हो सकता है इसका एंटोनिम। ब्राइट मतलब चमकीला, फ्रेश। डल मतलब होता है, डल मतलब क्या होता है, डल मतलब होता है वो मंद बुद्धि नहीं, मंद होगा। ग्रीडी मतलब होता है लोभी, लालची। अगला क्वेश्चन क्या है कि द वुंड ऑन हर हैंड इज नाउ हील कंप्लीटली। जो घाव था उसके हाथ पे वो अब पूरी तरह से। एक बात आप इस क्वेश्चन में ध्यान दें कि जो कंप्लीटली वर्ड है, इसको ध्यान में रख के आप क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सबसे सही और सबसे प्रिसाइज होगा, सबसे सटीक। बताइए कौन सा होगा। देखिए द वुंड ऑन, उसके हाथ में जो घाव था इज नाउ। देखिए पहली बात कि आप, मैंने आपको हमेशा से मैं बताते आ रहा हूं कि कभी आप टेंस में ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि इज के बाद भी बना है, कभी नहीं पढ़ेंगे, टेंस में नहीं पढ़ सकते। पेसिव फॉर्म पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ाई किया जा सकता है कि इसके बाद V3, पेसिव फॉर्म में इज के बाद V3 बताया गया है। और इज V1 तो किसी केस में नहीं बताया, जैसे राम इज गो, ऐसा किसी केस में नहीं मिलेगा कि राम इज गो, या तो गोइंग होगा या फिर राम इज गॉन हो सकता है। V2 भी नहीं आएगा, इज वेंट भी नहीं होगा, V2 भी नहीं आता है और V1 भी नहीं आता, ये दोनों नहीं आते हैं। याद रखें, इज MR वगैरह वगैरह जो होते हैं इनके साथ V2 या V1 नहीं आ सकता, या तो ING फॉर्म आएगा या फिर V3 फॉर्म आएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द वुंड ऑन हर हैंड इज, तो इज के बाद हिल दिया है, इज के बाद क्या दिया है, हिल। तो हिल क्या है, V1 है, हो सकता है, मैंने माना किया ना V2 और V1 नहीं होंगे, इज MR के बाद कभी नहीं होते हैं। ठीक है, V2 और V1 नहीं होते तो इज हिल है, ऐसे गलत हो गया। अच्छा, हैज नाउ हीलिंग, हैज के बाद आपको पता है कि हैज जो है, हैज हो या हैव हो, इसके बाद वर्ब 3 फॉर्म में आता है, मतलब हैज हिल्ड हो सकता था। ठीक है, या फिर हैव हिल्ड हो सकता था। हिल्ड मतलब हिल्ड, ये हिल्ड हम कहना चाहते हैं, हैज हिल्ड हो सकता था। ठीक है, हैज के बाद तो ING फॉर्म आता ही नहीं, आपको पता होगा, टेंस आप पढ़े होंगे तो। और इज नाउ हिल्ड, हाँ इज नाउ हिल्ड हो सकता है, मैंने बोला इज के बाद वर्ब 3 आता है, और इज हीलिंग नाउ। ठीक है, देखिए ये भी हो सकता है,
थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करने का कोशिश किया गया है। इज हीलिंग हो सकता है, अभी मैंने बताया ना, इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म आ सकता है या वर्ब 3 फॉर्म आ सकता है। देखिए दोनों ऑप्शन दे दिया, तो आपको यहां पे क्या नोटिस करना है, कंप्लीटली, वो कंप्लीटली भर गया। हील मतलब भरना, घाव भरता है उसको हील कहते हैं हम लोग। तो द वुंड ऑन हर हैंड इज नाउ हील्ड, वो कंप्लीटली हो गया, इसका मतलब भर गया। और हीलिंग जो ऑप्शन है, इज हीलिंग नाउ, इसका मतलब है कि अभी भर रहा है, अभी घाव जो है वो धीरे धीरे भर रहा है, और कंप्लीटली लगा दिया है तो इज हो नहीं सकता है। तो इसका कहने का मतलब कि कंप्लीटली भर गया है, ठीक है। तो कंप्लीटली की वजह से क्या होगा, इज नाउ हील्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, इज नाउ हील्ड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए जो क्वेश्चन में सिनोनिम है, अब जैसे सिनोनिम एंटोनिम में उतना लंबा क्या समझाना है कि नहीं, इसलिए इसमें इतना ज्यादा नहीं समझाते हम, लेकिन कोशिश करते हैं कोई ट्रिक है तो बता दें आपको याद करने का। वैसे आपको याद हो ही जाएगा, वीडियो है तो थोड़ा जल्दी याद होता है पढ़ने से। इमेंस मतलब बहुत बड़ा, इमेंस बहुत ही बड़ा। जैसे इमेंस क्या हो सकता है, इमेंस क्राउड हो सकता है, इमेंस फोटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बहुत बड़ा। सिनोनिम तो देखिए इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ, छोटा, महत्वपूर्ण जो ना हो, तो ये तो ऑप्शन हमारा है नहीं। इसका सिनोनिम बताना मतलब बहुत बड़ा बताना है, तो मैसिव हो सकता है, मैसिव, ठीक है। मेसी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मेसी जो है एक फुटबॉलर है और बहुत ही बड़े फुटबॉलर है, तो मेसिव में मेसी याद कर लें, क्योंकि मेसिव का मतलब ये होता है बहुत बड़ा, और मेसी भी एक बहुत बड़े फुटबॉलर है। मेरा कहने का सेंस है ये, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। मिनट का मतलब होता है छोटा, डल का मतलब होता है मंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, इसका आप बताइए क्या होगा, इसमें बताइए किसमें गलती है, ये गलती वाला है ना, हाँ। अनलेस यू प्रिपेयर वेल, जब तक आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है, सारा सही है। अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, हाँ ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखें। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ऑप्शन से स्पाइन, स्कल। हम लड़कों का यही है, ऐसे करते रहो दिन भर, है ना, लगता है कि बस यही, और लड़कियों का क्या है, वो ऐसे ऐसे करती हैं। एन इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, स्पाइन, स्कल, स्केलेटन, स्किन। स्पाइन का मतलब होता है वो पीछे का हड्डी, वो स्पाइनल कोड होता है ना, पीछे का, वो रीढ़ का हड्डी, स्पाइन यहाँ का। और स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, स्केलेटन का मतलब होता है, ऑप्शन हमारा आंसर ही स्केलेटन है। ये बोल रहा है इंटरनल, अंदर का या एक्सटर्नल, बाहर का फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स मतलब हड्डी, हड्डियों का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्केलेटन को हिंदी में कंकाल, हाँ कंकाल। स्पाइन, स्कल, कंकाल मतलब स्केलेटन, और स्किन, स्किन का मतलब पता है आपको, तो हमारा आंसर क्या है, स्केलेटन है, एक बहुत बड़ा बोन का फ्रेमवर्क, मतलब हड्डियों का फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन क्या है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर जी स्किन के ऊपर अगला क्वेश्चन दिखाया जाए, ये क्या है, एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज। ग्रेज का मतलब पता होगा आपको, इतना तो पता होगा, ग्रेज का मतलब होता है घास खाना, घास खाती है जो गाय, या फिर मतलब कोई भी एनिमल। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वो वैसा एरिया जहां पे एनिमल्स जाके घास खाते हैं, ठीक है, घास चरते हैं, वहां पे देखिए क्या होता है, ये आप याद रखें कि जो फॉरेस्ट है वो हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है मिडो। मिडो क्यों आंसर है, क्योंकि जो मिडो दिया है ना, ये स्पेशली उसी जगह को कहा जाता है जहां पर जानवर जाके और घास खाते हैं, घास चरते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग मिडो, ठीक है। और जो फॉरेस्ट है इसको मतलब ग्रामर के रूप में ऐसे नहीं बताया गया, फॉरेस्ट बताया गया कि फॉरेस्ट मतलब जंगल है, पार्क। अब पार्क में जाके सारे एनिमल्स अगर खा जाएंगे घास, तो वो पार्क रह ही नहीं जाएगा ना, वो तो खेत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। या फिर मान लीजिए गार्डन है, अगर उसमें जाके सारे घास खा जाए गाय और जानवर, तो फिर क्या हो जाएगा, वो गार्डन नहीं बच जाएगा, वो बन जाएगा बर्डन हो जाएगा, वो खेत हो जाएगा। तो इसलिए मिडो हमारा आंसर है, याद रखें आप इस। अगला क्वेश्चन देखें। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बियर। अभी मैंने बताया आपको तुरंत, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि गोइंग के बाद क्या आता है, टू आता है, ठीक है, गोइंग के बाद क्या आता है, टू। तो द चाइल्ड ऑलवेज गोज टू स्लीप विद हिज टेडी बियर, हमेशा वो सोने जाता है अपने टेडी बियर के साथ, ठीक है। सिंपल सा है, आसान बना दिए क्वेश्चन को, आसान तो बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जॉस्टेड। देखिए इसमें समझा देते हैं हम, इसमें पहले आप गलती बताएं, हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो थोड़ा सा पॉज करें, बस 10 सेकंड के लिए, फिर आप बनाएं। अगर आपको चलते चलते बन जा रहा है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा पॉज करें। देखिए नहीं तो फिर हम बताने लगेंगे ना, तो शायद आपको टाइम ना मिल पाए। एग्जॉस्टेड होता है, ठीक है, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड। तो एच नहीं दिया है इसमें, EX के बाद एच नहीं है, तो ये गलत है। इंटेलिजेंट ही हमारा आंसर है, ये सही है, इसमें सही बताना था कौन सही है। इक्वली में डबल एल होता है, ठीक है, डबल LY होता है, EQUALLY। एमिग्रेट में ई होता है, ए नहीं होता है। एमिग्रेशन का मतलब होता है कि कोई मान लीजिए एमिग्रेट कर रहा है, मतलब वो अपना देश छोड़ के कोई और देश में जाके परमानेंटली बसने जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया से जा रहा है, तो वो एक क्या है, एमिग्रेट, वो एमिग्रेट कर रहा है इंडिया से, वो एक एमिग्रेशन हो जाएगा उसका।
ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? इंटेलिजेंट है। एमिग्रेट में ई आता है पहले, ठीक है, EMIGRAT। अगला क्वेश्चन देखिए, कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स का मतलब क्या होगा बताइए? ऑप्शंस तो मेरे पास नहीं लिखा है, आपके पास लिखा होगा, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, बताइए क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बिल्लियों के यहाँ पे दुनिया ऐसे 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 बहुत सारे, अपने बिल्लियों को करीब से देखा होगा तो यहाँ पे एक लंबा लंबा बाल होता है, मतलब मूंछ तो नहीं होता होगा, यहाँ पे ऐसे 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 फिर ऐसे 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 ऐसे, वही विस्कर है, ठीक है, वही विस्कर है। वो उनको एक मतलब वो फ्रंट पे दिख जाता है। तो इस कहने का मतलब ये जो इडम, इसका कहने का मतलब है कि टू बी हाईली इंप्रेसिव। जो भी ये फ्रेज है इसका कहने का मतलब है कि टू बी हाईली इंप्रेसिव, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो भी बहुत ही अच्छा, कोई चीज फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लग जाना, इंप्रेसिव होना, या फिर कोई भी चीज एकदम ध्यान पे रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, ऐसा करके होता है, ठीक है, टू बी हाईली इंप्रेसिव। तो इसका आंसर यही होगा, कैट्स विस्कर मतलब पहले ही नजर में वही दिखता है, तो जो दिखता है वो दिखता है। कहने का सेंस है, हिंदी में समझा रहे हैं इसलिए बहुत सारा चीज समझा दिए कि इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी देता है तो आप मार देंगे। कोई महत्वपूर्ण चीज होना, या फिर इंप्रेस्ड होना, या फिर कोई बहुत बड़ा इंप्रेशन होना कि हाँ वही मुझे दिखा है, वही कैट्स विस्कर है, वही मुझे पहले दिखा है, वही कैट्स विस्कर है, मतलब वही दिखा है मुझे, बहुत बार बोल दिया ना। अगला क्वेश्चन क्या है? आई वुड बी वेरी बिजी लेटली, हैव बीन, विल बी, शुड बी। बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्लास में एक लड़का बोल रहा था कि सर लगता है कि कुंभकर्ण के बाद मेरा किस्मत ही सोया है इतना लंबा दिन तक। होने बहुत सही, ये एक ढंग का बात बोला है, यानी कहाँ से ये बात तुम ढूंढ के लाए हो? तो बोल रहा है सर रील, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के रील से। बहुत सही। आई देखिए, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, ठीक है, लेटली का मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल में। तो आई हैव बीन होगा क्योंकि बहुत दिन पहले से अभी तक, तो आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, हाल फिलहाल में मैं पिछले कुछ दिनों से बिजी हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आंसर हमारा हैव बीन होगा। आपने पढ़ा होगा टेंस में, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम टेंस पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप याद रखें कि हैव बीन वाला केस यही होता है कि कुछ दिन से पहले चल के आ रहा है, अभी तक वो काम हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मर। फॉर्मर का सिनोनिम क्या होता है? इंफेरियर का मतलब होता है कोई ओझल नजर से देखना, मतलब कोई छोटा, किसी को छोटा आंकना, किसी को छोटी नजर से देखना कि वो इंफेरियर है हमसे, वो छोटा है, ऐसा करके। और सुपेरियर का मतलब किसी को ऊंचा देखना। रेगुलर का मतलब होता है लगातार। प्रीवियस का मतलब होता है पहले। तो सिनोनिम क्या होगा? प्रीवियस ही होगा फॉर्मर का, ठीक है। हमारा आंसर क्या है? प्रीवियस है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंपार्शियल। इंपार्शियल का क्या होता है? इंपार्शियल मतलब होता है कि पक्षपात नहीं करना, एकदम से इंपार्शियल रहना, मतलब न्यूट्रल रहना। मान लीजिए कोई लड़ाई लगा है कहीं पे और आप गए, तो आपको लोग बोलेंगे क्या इंपार्शियल टाइप के इंसान है या फिर क्या है, बायस्ड है। तो हमने आंसर बोल दिया, क्लियर हो गया आपको। बायस्ड मतलब होता है कि कोई पक्षपात करने वाला इंसान, ठीक है, साइड साइड खेलने वाला इंसान को हम लोग बोलते हैं बायस्ड। तो न्यूट्रल हमारा आंसर, सॉरी, इंपार्शियल का अगर सिनोनिम पूछता तो ये हो सकता था न्यूट्रल, मतलब कोई न्यूट्रल इंसान, इंपार्शियल इंसान। लेकिन अगर इसका एंटोनिम है तो वो क्या है? बायस्ड है। जुडिशियस का मतलब होता है जैसे जो जुडिशरी में विश्वास करे या फिर ऐसा कुछ करके होगा, मतलब जो जुडिशियल हो, तो वो तो आंसर हो नहीं सकता हमारा। हमारा ये कहना, हमारा आंसर वही होगा जिसमें पक्षपात होगा। तो जुडिशियस में पक्षपात होगा नहीं। इन्वॉल्व का मतलब भी पक्षपात नहीं होगा। इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो जमीनी स्तर से बहुत दूर का मामला हो, ठीक है, जो तार्किक ना हो, अतार्किक हो, व्यवहारिक ना हो, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो, यूज ना हो, उसको इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? बायस्ड होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जेन्युइन। इसमें देखिए, अगर हम आपको जेन्युइनली बताएं, मतलब ईमानदारी से, तो आंसर क्या होगा? GENUINE, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो बिना मतलब के पड़े हैं। जैसे कुछ क्रिकेटर्स, अभी सिलेक्शन हुआ है टेस्ट टीम का और WTC का, उसमें कुछ क्रिकेटर्स पड़े हैं, नाम तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये YouTube है, पता नहीं किसका गुस्सा कहाँ उतर जाए, लेकिन आप नाम ले सकते हैं कमेंट में। अभी जो WTC का सिलेक्शन हुआ है उसमें कुछ ऐसे ही ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन पड़े हैं ना, ऐसे ही 3 क्रिकेटर उसमें या 2 क्रिकेटर बिना मतलब का पड़े हैं। कोई जरूरत नहीं है उनका सिलेक्शन का टेस्ट में, वो हरवाएंगे ले जाके वहां पे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। भगवान बचाए आपको। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से अपना। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। सार्थक भाई, कुछ सार्थक काम करके वो 2 दिनों को निकाल दो भाई। ये WTC का फाइनल है भाई। सार्थक भाई एपिटोमाइज करते हैं। एपिटोमाइज का मतलब होता है, एपिटोमाइज का मतलब होता है कि जो अच्छे गुण हैं या फिर जो जिस गुणों की जरूरत है, जिस आदतों की जरूरत है। मान लीजिए किसी में, जैसे धोनी में एक कप्तान का सारा आदत है, तो धोनी क्या करते हैं? एपिटोमाइज करते हैं कैप्टेंसी को, मतलब वो सारे कैप्टेंसी के गुण उनमें हैं। तो जरूरत के हिसाब से जिनमें सारे गुण होते हैं उसको हम लोग एपिटोमाइज कहते हैं। एपिटोमाइज करना, ठीक है, ठीक है, अच्छे अच्छे गुणों को या फिर जरूरत के हिसाब से सारे गुणों को जिसमें रहता है उसको। तो सार्थक एपिटोमाइजेस होगा एवरीथिंग दैट लीडर शुड बी। एक लीडर के पास जितना गुण होना चाहिए वो सार्थक के पास है, ठीक है। तो एपिटोमाइजेस में ये तो सार्थक सिंगुलर है इसलिए एस लगा है।
बाकी एडोर्स मतलब प्यार करना, प्यार करना। वर्शिप मतलब पूजा करना। क्लोन मतलब कॉपी करना। हमारा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब बचा एक पैसेज और इसको हटा देते हैं। वैसे भी ये रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। पैसेज आप लोग देखिए और आशा करता हूं आपको मजा आया इतना क्वेश्चन बना के। और क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। बताइएगा जरूर WTC में वो कौन 2 प्लेयर हैं या 3 आपके हिसाब से जिनको नहीं रहना चाहिए था। हो सकता है आपको आपके नजर में एक ही हो, बताइए जरूर कि जिनको नहीं रहना चाहिए था। कोई मतलब नहीं बनता उनकी जगह पे कोई एक और क्या ही हम नाम लें, मुझे क्या ही बोले हम। हाँ आप देख रहे हैं पैसेज क्या है, आराम से देखिए आप लोग। मिस्टर ओलिवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट। ठीक है, जो मिस्टर ओलिवर हैं वो शॉर्टकट ले रहे थे, वाज लगा है। आराम से पैसेज हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्जाम देने तो हम बैठे नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ाएं, लेकिन आप लोग थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। मिस्टर ओलिवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट। अब देखिए शॉर्टकट ले रहे थे, वो एक फॉरेस्ट से होके गुजर रहे थे, शॉर्टकट ले रहे थे। तो वहां पे क्या होगा, बाई का मतलब होता है कि किसी चीज से, जैसे बाई बस, आप कैसे आए तो बाई बस, बाई कार, ऐसे ऐसे हो सकता है। किसी चीज में बैठ के और उससे आना, वो बाई बोला जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैदल चल रहे हैं। मिस्टर ओलिवर वॉज टेकिंग अ शॉर्टकट, पैदल चल रहे होंगे मे बी, क्योंकि यहाँ पे कोई इशारा नहीं दिया गया बस वगैरह का। तो यहाँ पे थ्रू होगा, क्या होगा यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, थ्रू होगा। ठीक है, क्या होगा, थ्रू होगा। ठीक है, मिस्टर ओलिवर वाज टेकिंग अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट एक प्रकार का फॉरेस्ट है जिसमें कांटा कांटा टाइप का बहुत सारा रहता है। एक फॉरेस्ट मतलब एक जंगल है जिसमें कांटा कांटा टाइप का रहता है, लेकिन उससे आपको क्या मतलब है। पाइन फॉरेस्ट विच वाज मेकिंग सैड, वो गुजर रहे थे। पाइन फॉरेस्ट विच वाज मेकिंग सैड, कुछ सैड चीज हो रहा था, विच वाज मेकिंग सैड। अब देखिए ऑप्शंस हैं, ऑसम, ईरी, बैंगिंग, अलाउड। यहां पे देखिए पहले आराम से पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा तोड़ दिया गया है, लेकिन आपको अगर मतलब निकालना है तो ऐसे होगा। ईरी जो हमारा आंसर है वो होगा ईयरी होगा। देखिए ईयरी होगा। ईयरी का मतलब होता है कि जो ईयर में जाके प्रॉब्लम पैदा करे, मतलब बहुत ही कड़वा, बहुत ही मतलब एक अजीब टाइप का, जो खुशी ना दे, जिससे बहुत ही गंदा फील हो, ऐसा आवाज, उसको ईयरी बोलते हैं। ऐसे मतलब ये कहना ईयरी चाहता है, EARY, लेकिन बेचारा कह नहीं पा रहा है। ठीक है, कह नहीं पा रहा है तो मजबूरी इसका समझिए आप लोग। ये ईयरी का स्पेलिंग इसको नहीं लिखने आ रहा है, हालांकि आप याद रखिए ये एक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि जो कड़वा हो, थोड़ा अजीब टाइप का हो, मतलब बेकार आवाज हो। उसका शुद्ध हिंदी कुछ भी हो सकता है, जो बेकार आवाज है, जिस अच्छा नहीं लगता हो जो। ठीक है, तो ऑसम तो होगा नहीं, ईयरी होगा। क्यों? क्योंकि सैड लिखा है ना। अभी देखिए आप, मेकिंग सैड आपको दिख रहा है, तो मेकिंग सैड के बाद क्या होगा, ईयरी होगा। ठीक है, ईयरी का मतलब ये होता है खराब होगा। अब देखिए आप मतलब अगर निकालना चाहे तो, मिस्टर ओलिवर वाज टेकिंग अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट विच वाज मेकिंग सैड ईयरी साउंड्स, जो कि एक बना रहा था, जो पाइन फॉरेस्ट था वो एक ईयरी साउंड बना रहा था, मतलब उसके जो कांटे थे या उसके जो पत्तियां होंगी वो एक ईयरी साउंड बना रहे थे। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही हवा तेज चल रहा था, इसलिए एक ईयरी साउंड बन रहा था। ठीक है, आगे देखें कि ही ऑप्शन से रिकॉर्डेड, नोटिस, पॉइंटेड, रिमार्क। देखिए रिकॉर्डेड तो होगा नहीं, उन्होंने नोटिस किया होगा। उन्होंने क्या किया, सिटिंग ऑन अ रॉक, ही ए, और क्या लिखा है आगे, ही ए लोनली, लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक। वो किसी लड़के को उन्होंने देखा है, तो वो नोटिस ही किए होंगे या फिर पॉइंट किए होंगे। तो पॉइंट पता है किस केस में होता है, जब 2 इंसान रहते हैं, मान लीजिए कोई 2 लोग रहते हैं, उस केस में पॉइंट हो सकता था कि वो पॉइंट करते कि देखो वहां पे एक लड़का है जो कि बैठा हुआ है, लेकिन ये सिंगल है। यहां पे दिया गया है पैसेज में कि सिंगल इंसान है, इसलिए नोटिस्ड होगा। ठीक है, कि ही नोटिस्ड मतलब उन्होंने नोटिस किया। आप सिंगल हो तो नोटिस कर सकते हो ना, मैंने एक बात नोटिस किया है। अगर कोई होगा तो बोलोगे, पॉइंट करोगे, देखो वो देखो वो देखो, तो वो पॉइंट आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ही नोटिस्ड, और नोटिस्ड होगा हमारा, पॉइंटेड दिमाग का कोई मतलब नहीं होता। नोटिस किया कि ए लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक, आगे क्या है, सिटिंग ऑन अ रॉक, और अब कहना चाहता है यहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब आगे आएगा, फिर से होगा द बॉय वॉज। ठीक है, तो द होगा आंसर, क्या होगा हमारा 24 का द होगा। 24 का आंसर क्या होगा, द होगा। ही नोटिस्ड ए लोनली बॉय सिटिंग ऑन अ रॉक एंड द बॉय, यहाँ पे मुझे लगता है कि एंड थोड़ा सा रहता तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। द बॉय वाज वीपिंग साउंडलेसली, जो लड़का था वो धीरे धीरे रो रहा था बिना आवाज दिए। ठीक है, साउंडलेसली रो रहा था। देयर सीम टू बी, ऐसा लग रहा था, देयर सीम्ड मतलब होता है ऐसा लग रहा था। ठीक है, ऐसा लगता था या फिर ऐसा लग रहा था, टू बी समथिंग, क्या होगा, देयर सीम टू बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय। जब पॉजिटिव सेंस चलता है तो समथिंग लगता है। ठीक है, और नेगेटिव सेंस चलता है तो एनीथिंग एंड नथिंग लग सकता था। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव सेंस है, देयर सीम टू बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय। नेगेटिव रहता कि देयर सीम, जैसे मान लीजिए नॉट वाला अगर सेंस आता तो यहाँ पे एनीथिंग हो सकता था, या फिर अगर नेगेटिव दिखाना चाहता तो नथिंग हो सकता था। एवरीथिंग आप ऐसे यूं नहीं कह सकते, क्योंकि मान लीजिए उस लड़के को तो आप जानते नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकता ना कि इस लड़के के साथ लगता है कि सब कुछ खराब चल रहा है,
ऐसा नहीं कह सकते आप, कोई अनजान आदमी है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि लगता है कि इस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे बोलेंगे ना। तो कुछ का सेंस क्या दे रहा है, समथिंग दे रहा है कि देयर सीम टू बी समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द बॉय। एवरीथिंग इसलिए यहां पे नहीं होगा। और एनीथिंग नथिंग मैंने बताया नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव एक सेंटेंस चल रहा है, तो एनीथिंग नथिंग का कोई मतलब नहीं बनता, बचा समथिंग हमारा आंसर है। तो क्या होगा कि लग रहा है कि कुछ टेरिबली रॉन्ग है इस लड़के के साथ, और हमारा पैसेज हुआ खत्म और हमारा क्लास भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक प्यारा सा शायरी आपको सुनाया है और बस आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए और जल्द मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।